हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना मित्र सनत वर्मा, आपका आपके अपने चैनल शिव शक्ति दिव्य शक्ति पढ़ाकू योद्धा में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा डाइजेशन सिस्टम का तीसरा पार्ट है और उसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं जीभ और लार ग्रंथियाँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों और मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, बार बार पूछा जा रहा है, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। और आज आपके लिए मैंने गजब के चित्र लगाए हुए हैं और बढ़िया से समझाऊंगा चित्र के माध्यम से। तो चित्र भी बड़े ही अच्छे हैं, तो बिल्कुल आखिरी तक देखते रहिए। और जीभ और लार ग्रंथियाँ अपने आप में एक बहुत बढ़िया टॉपिक है जिसको हम लोग डाइजेशन सिस्टम के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, क्योंकि भोजन को खाने के माध्यम में आहार नाल के बीच में यह भी आते हैं, तो इनको इन्हीं के बीच में पढ़ लिया जाए। और आपको मैं आज बताऊंगा कि जीभ के किस भाग से किस स्वाद का अनुभव होता है, और यह भी पेपर में पूछा जा चुका है। इसके कार्य के बारे में भी बताऊंगा, जो कि वह भी ऑप्शन के रूप में आपके बीच में रखा गया था कि 3-4 ऑप्शन दिए गए थे कि यह कार्य है और एक ऑप्शन गलत था। तो आप पहचान पाएंगे, मैं कार्य बताऊंगा आपको उसके बाद। तो चलते हैं दोस्तों, जीभ और लार ग्रंथियाँ। तो जीभ को बोला जाता है दोस्तों टंग। क्या बोला जाता है? टंग। एंड लार ग्रंथियों को बोला जाता है सलाइवा। सलाइवा मतलब होता है लार, तो सलाइवरी ग्लैंड हो गया। और सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में भी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सलाइवा से सलाइवरी ग्लैंड्स। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया हुआ है, मुख में होता है दांत, जीभ और लार ग्रंथियाँ। दांत, जीभ और लार ग्रंथियाँ। आहार नाल का सबसे पहला भाग क्या है बताइए मुझको? मुख होता है। और मैं आज आपको बताऊंगा कि मुख में कितने % पाचन हो जाता है और किसके कारण पाचन होता है। और मुख में जैसे ही भोजन इंटर करता है, इसकी मुलाकात 3 चीज़ों से होती है दोस्तों, दांत, जीभ और लार ग्रंथियों से, जो कि मैंने आपको बता चुका है। और आप पिछले वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों, तभी क्या है सीक्वेंस बनता है। लाइन टू लाइन पढ़ने से ही दिमाग में अच्छे से जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आज जीभ के बारे में देख लेते हैं। यह हमारे मुख गुहा में या मुख में एक लचीली, जैसा कि आपको पता है लचीली होती है, चपटी एवं पेशी युक्त संरचना है दोस्तों। पेशी युक्त संरचना है। और इसका मैं आपको पहले परिचय दे रहा हूँ। और इसी को स्वादेंद्रियाँ कहते हैं दोस्तों। क्यों कहते हैं? क्योंकि यही तो स्वाद लेता है ना। देखिए कार्य में भी पहला क्या लिखा हुआ है, कार्य में भी पहला लिखा हुआ है कि भोजन का स्वाद लेना इसका क्या है? कार्य है। इसका कार्य है। और कैसे लेती है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। जीभ के ऊपरी भाग खुरदरा होता है। बहुत सारे उसमें आप देखते होंगे, अगर आपने देखा होगा दर्पण में अपने जीभ को, तो आपको पता होगा कि जो है स्वाद कलियाँ पाई जाती हैं इसमें। जो छोटे छोटे आपको अंकुर दिखाई देते हैं, यही स्वाद कलियाँ हैं या स्वाद कलिकाएँ हैं। और यही भोजन का स्वाद लेती हैं। और सभी जो स्वाद कलिकाएँ हैं, वो अलग अलग जो स्वाद के लिए संवेदनशील होती हैं। तो स्वादेंद्रियाँ इसीलिए बोला जाता है जीभ को, क्योंकि ये स्वाद लेने में हमारी सहायक है। और कभी कभी देखते होंगे आप दोस्तों, भोजन करते हुए दांतों को साफ भी करते हैं हम लोग इसी जीभ से। तो यहाँ भी आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है। और इसके द्वारा ही मनुष्य का बोलना संभव है दोस्तों। इसके द्वारा ही मनुष्य का बोलना संभव है।
और भोजन को दांतों के बीच में लाता है। अगर आप भोजन करते करते अपने आप पर ध्यान रखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि जीभ क्या क्या कार्य करता है। भोजन को दांतों के बीच में लाता है, फिर वहाँ से वापस ले जाता है और भोजन में लार को मिक्स करता है, और जिससे क्या है भोजन लसलसा हो जाता है थोड़ा सा, तभी तो वो ग्रास नली द्वारा अंदर जा पाएगा। अगर ग्रास नली द्वारा अंदर भेजना है भोजन को तो उसको थोड़ा सा लसलसा होना चाहिए, नहीं तो वह आपके गले में अटक जाएगी। इसीलिए क्या है भोजन को थोड़ा सा चबा कर उसमें लार मिक्स हो जाए और भोजन लसलसा हो जाए, थोड़ा सा अच्छा हो जाए, जिससे आसानी से पेट में चले जाए ग्रास नली से होते हुए। तो इसलिए अच्छे से चबा कर भोजन को खाना चाहिए बोलते हैं। और दूसरा उसका कारण और है, चबाने से बहुत सारा पाचन मुख में ही हो जाता है। बहुत सारा मतलब 4 से 5% दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पूछा गया है कितने परसेंट भोजन मुख में ही पाचन हो जाता है। भोजन का मुख में 4 से 5% पाचन हो जाता है दोस्तों। और यह किसके कारण होता है? लार में उपस्थित एंजाइम और उसको चबाने के कारण। तो थोड़ा सा चबा लिया जाए मुख में ही तो अपने पेट का काम थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इसीलिए अच्छे से चबा कर खाना चाहिए। और कई लोगों के पास तो समय ही नहीं होता है, सीधे मुंह में गया और सीधे पेट में, तो ये क्या है बाद में चलकर आगे चलकर आपको गलत प्रभाव डालेगा दोस्तों। तो इस बात को बार बार डॉक्टर भी बताते हैं, तो इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भोजन को दांतों के बीच में लाता है और फिर वापस ले जाता है। अगर हमारा जीभ ना हो ना दोस्तों तो हम लोग भोजन अच्छे से नहीं कर पाएंगे, भोजन ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दांतों के बीच में भोजन को ले जाना, फिर वापस लाना, भोजन में लार को मिक्स करना, ये सब काम जीभ का है। और जीभ को कहा जाता है स्वादेंद्रिया। और इसके ऊपरी भाग में खुरदुरी, इसका ऊपरी भाग खुरदरा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें छोटे छोटे अंकुर पाए जाते हैं। आप दर्पण में देखिएगा तो उन्हीं को स्वाद कलिकाएँ कहते हैं। और लगभग 9500 स्वाद कलिकाएँ, दोस्तों याद रखिए 9500 स्वाद कलिकाएँ हमारे जीभ में उपस्थित हैं। और हमको इसी कारण से बहुत अच्छा स्वाद का अनुभव हो पाता है। तो बड़े महत्वपूर्ण हैं ये स्वाद कलिकाएँ। और मैं कुछ ही देर में आपको एक चित्र दिखाने वाला हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ कि कौन सा जीभ का कौन सा भाग कौन सा स्वाद लेता है। और आपको यह प्रश्न भी पूछा गया है दोस्तों, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आपके सामने चित्र है और आप देख पा रहे हैं जीभ को। और जीभ के सबसे पहले वाले भाग को देखिए दोस्तों, सामने वाला भाग, इसमें लिखा है स्वीट, मतलब सबसे पहले क्या बोल रहा है, स्वीट का अनुभव होता है जीभ के पहले भाग से। उसके बाद देखिए साइड को देखिए आप, नमकीन, साल्टी मतलब नमकीन अनुभव होता है। जीभ का यह भाग अगर किसी माध्यम से रोक दिया जाए, इसके प्रभाव को रोक दिया जाए तो आपको नमकीन का अनुभव नहीं होगा। अगर सामने वाला भाग किसी माध्यम से उसको कहा जाए तो मूर्छित कर दिया जाए, उस भाग के कार्य को रोक दिया जाए कुछ समय के लिए, तो आप पाएंगे कि आपको मीठा का अनुभव नहीं हो रहा है। और थोड़ा सा पीछे चलते हैं, पीछे का मतलब है बीच में आप देखिए शोर लिखा हुआ है, शोर, SOUR, शोर। शोर का मतलब होता है दोस्तों खट्टा। तो साइड से आपको खट्टेपन का अनुभव होता है। और पीछे जाएंगे तो सबसे पीछे देखिए दोस्तों बिटर मतलब होता है कड़वा। और ये कड़वा अनुभव आपको इसी स्थान से होता है दोस्तों, देख लीजिए सबसे पीछे। तो ये प्रश्न अगर पूछे आपसे कि कड़वेपन का अनुभव जीभ के किस स्थान से होता है तो आप बताएंगे पीछे से, सबसे पीछे। तो देखिए जीभ भी बता रहा है कि सबसे पहले हमको मीठा बोलना चाहिए और कड़वेपन को बहुत पीछे में रखा गया है। तो इसीलिए मीठा बोलना हमेशा लाभकारी होता है दोस्तों।
और कड़वा बोलने से हम भी परेशान, सामने वाला भी परेशान। तो ये बॉडी भी हमको सिखा रही है और हमको सीखना चाहिए। तो आपने देख लिया दोस्तों जीभ के बारे में। गजब की बात है ना, 9500 कलिकाएँ होती हैं, स्वाद कलिकाएँ। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। और अगर गिन सकते हैं तो अपने जीभ को दर्पण में देखकर गिन लीजिएगा और वैसे तो गिनना बड़ा मुश्किल है। आ जाइए दोस्तों, हम लोग आ गए हैं अब लार ग्रंथियों पर। और मैं समझता हूँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपको बताते जाऊंगा और आपको आनंद आते जाएगा। तो सबसे पहले समझिए दोस्तों लार ग्रंथियाँ। देखिए एक से मैंने लिख के रखा है, ये फैक्ट पूछा गया है आपसे कि हमारे शरीर में लगभग 1 से 1.5 लीटर लार रोज़ाना बनता है और ये लार ग्रंथियों के माध्यम से बनता है। तो लार हमारे मुख में उपस्थित वह द्रव है जो हमारे पाचन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है और भोजन को अंदर भेजने के लिए। पहले तो वह लसलसा बनाता है भोजन को, भोजन में मिक्स होकर लार लसलसा बनाता है भोजन को, तब तो वह ग्रासनली के द्वारा अंदर जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इतना पानी तो हम लोग पीते भी नहीं हैं दोस्तों, कभी इतना पानी पीते भी नहीं हैं। और इतना लार और इतना लार हमारा लार ग्रंथि या हमारा शरीर दिन भर में बना लेता है और ज़रूर बहुत आवश्यक होगा तभी बनाता है। और लार का पीएच अगर देखें दोस्तों तो यहाँ फैक्ट पूछा गया है, इसीलिए मैंने इसको सामने में ही लिख दिया है। इसका पीएच होता है 6.8, मतलब थोड़ा सा अम्लीय होता है। आपको पता होगा कि जिसका पीएच 7 से कम होता है वह अम्लीय होता है और 7 से जिसका पीएच अधिक होता है वह क्षारीय होता है। तो ये देखिए 7 से थोड़ा कम है, मतलब थोड़ा अम्लीय होगा लार। तो यह फैक्ट पूछा गया है कि क्या लार क्या होता है, लवण होता है, क्षार होता है, अम्ल होता है, इसमें से कुछ नहीं। तो आप बताएंगे अम्लीय होता है। पीएच याद रख लीजिए 6.8। दोस्तों सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैंने चित्र बहुत बढ़िया लगाया हुआ है लार ग्रंथियाँ कहाँ कहाँ पर पाई जाती है उसका और उसके नाम का। आपको चित्र के माध्यम से नाम भी याद करवा देंगे और कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं वह भी दिखा देंगे। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं। और जैसा कि लिखा हुआ है, मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो सबसे पहला होता है पैरोटिड ग्रंथि। ये बिल्कुल कान के पास में पाया जाता है दोस्तों, मुख के अंदर। तो मैं दिखाऊंगा आपको चित्र के माध्यम से। पैरोटिड ग्रंथि आप याद रखिए, सबसे बड़ी ग्रंथि है ये और सबसे छोटी ग्रंथि है सबलिंगुअल ग्रंथि। ये जो आपके दांत के नीचे जहाँ से लार निकलता है, मतलब लार बनता है, जहाँ पर आपको कभी कभी अनुभव होता होगा कि यहीं से लार उत्पन्न हो रहा है, तो यही जो है सबलिंगुअल ग्रंथि है। और ये सबसे छोटा होता है, मैं दिखाऊंगा आपको चित्र से। और सब मैंडिबुलर होता है बीच का, बढ़िया लाइन से लिखा हुआ है सब मैंडिबुलर, या इसी को क्या बोलते हैं, इसी को देखिए, इसका डबल नाम जानबूझ के दिया हुआ है आपको पेपर में फंसाने के लिए। इसी का नाम होता है सब मैक्सिलरी ग्रंथि, सब मैक्सिलरी। तो अब आप चित्र देखिए दोस्तों, और चित्र के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ। पैरोटिड ग्रंथि आपको सबसे बड़ी जो दिखाई दे रही है, कान के बिल्कुल पास में होती है दोस्तों। और मैं अगर इसके बारे में रहस्य की बात बताऊं तो एक इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है। इसी ग्रंथि में एक वायरस लग जाता है, जिसके कारण से ये ग्रंथि जब फूल जाती है या इसमें सूजन आ जाता है, तो उसी को गलसोथ रोग कहते हैं दोस्तों, या गलसुआ रोग, गलसोथ या गलसुआ
और इंग्लिश में बोलते हैं मम्स। इंग्लिश में बोलते हैं मम्स। मैं लिख के आपको दिखा रहा हूँ। इंग्लिश में देखिए, हिंदी का तो आप समझ जाते हैं, इंग्लिश में देखिए मम्स। और ये जो रोग है दोस्तों बहुत दर्द करता है कान के पास में, तो बहुत बुरा सा लगता है। और कौन सी ग्रंथि में ये रोग लग जाती है? पैरोटिड ग्रंथि में। और किसके कारण? वायरस के कारण। याद रखिएगा, वायरस के कारण लगती है। पूछा जाता है गलसोथ रोग या मम्स या गलसुआ रोग किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण। और सबसे बड़ी ग्रंथि है पैरोटिड ग्रंथि, आप पीछे देख ही रहे होंगे। और उसके बाद सब मैंडिबुलर ग्रंथि देखिए, बिल्कुल से थोड़ी बड़ी है। और ये देखिए जीभ के नीचे होता है ये बिल्कुल सबलिंगुअल ग्रंथि, तो इसको भी आप देख लीजिए, सबलिंगुअल ग्रंथि। और ये नाम आपको याद हो जाएंगे दोस्तों। और अगर आप 2 बार भी देख लेते हैं वीडियो को तो सारी बातें आपको आराम से याद हो जाएंगी, क्योंकि मैं बहुत ही आराम से और बातों को समझाते हुए पढ़ाता हूँ, ताकि आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाए। और अक्सर आजकल आप लोग कभी गए होंगे कोचिंग सेंटर, मैं तो गया हूँ, तो मुझको पता है कि सर लोग इतनी स्पीड से निकल जाते हैं कि बच्चों को हवा भी नहीं लगती है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कुछ श्रेष्ठ बुद्धि वालों को ही समझ में आ पाता है, जैसे हम जैसे लोगों को, बाकी लोगों को समझ में नहीं आ पाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा समझा के बताया जाए ताकि सभी फ़ायदा ले सकें। और मैं अब आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ लार के बारे में। और लार के बारे में पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि लार में ही तो आपके बेहतरीन 3 एंजाइम पाए जाते हैं। कितने? 3 मुख्य, देखिए लिखा हुआ है 3 मुख्य एंजाइम। याद हो गया ना आपको? लार में कितने? 3। और अगर मैं सबसे पहले बताऊं लार में, और अगर सबसे पहले मैं लार में बताऊं दोस्तों, तो 99% जल होता है दोस्तों। तो जल का पीना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसमें जल की मात्रा देखिए 99%, और 1 से 1.5 लीटर बनता है यहाँ शरीर में। और अगर 1% के अंतर्गत देखा जाए दोस्तों, तो इसमें कुछ लवण पाए जाते हैं, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम के लवण, स्टार्च की कुछ मात्रा पाई जाती है, और एंजाइम पाए जाते हैं, और एक म्यूसिन नामक पदार्थ जो पाया जाता है इसी में पाया जाता है दोस्तों। और पूछा जाता है कि लार का जो चिपचिपापन है किस एंजाइम के कारण होता है या किस पदार्थ के कारण होता है? तो आप बताएंगे म्यूसिन। प्रश्न आ चुका है दोस्तों, बिल्कुल आ चुका है। म्यूसिन के कारण लार जो है चिपचिपा होता है थोड़ा सा, तभी तो वो भोजन को लसलसा बना पाता है, लबाबदार। तभी तो ग्रास नली से आसानी से भोजन चले जाती है पेट में, और यह बहुत आवश्यक होता है। तो 1% में देखिए कितने कुछ, और बाकी सारा 99% जल होता है। तो जल का पीना बड़ा आवश्यक हो जाता है, तभी तो शरीर हमारा लार बना पाएगा उस जल के माध्यम से। तो मैंने जैसे कि आपको बताया लार में एंजाइम होते हैं, और मुख्य रूप से 3 एंजाइम होते हैं। और सबसे पहला एंजाइम है दोस्तों टाइलिन। ये नामी ग्रामी एंजाइम है दोस्तों, इसके बारे में लगभग सबको पता होता है, टाइलिन। और जैसा कि मैंने बताया था आपको, एमाइले ग्लूकोज, ये एमाइलेज का पुराना नाम है, एमाइलेज। और टाइलिन का पुराना नाम मैंने आपको बता दिया, तो आप समझ गए होंगे कि एमाइलेज मतलब कार्बोहाइड्रेट, मतलब स्टार्च। एमाइले ग्लूकोज मैंने आपको ट्रिक बताया था कि जो है एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट को या स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है। तो बस वही बात इसमें दी गई है दोस्तों कि स्टार्च को माल्टोज में, अब ये माल्टोज कहाँ से आ गया? अगर ग्लूकोज दे तब भी सही है, में बदलता है। अब माल्टोज का मैं बताता हूँ। माल्टोज जो है 2 ग्लूकोज से मिलकर बना होता है दोस्तों। माल्टोज जो है 2 ग्लूकोज से मिलकर बना होता है।
अगर 2 ग्लूकोज के अणुओं को मिला दिया जाए तो माल्टोज बनता है। ये बहुत ही मीठा होता है दोस्तों, और इसी के कारण आप देखेंगे कि जब हम भोजन को चबाते जाते हैं तो उसमें जैसे ही लार मिक्स होती है और टाइलिन माल्टोज स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, आपको भोजन थोड़ा सा मीठा लगने लगता है, मीठापन आ जाता है भोजन में। ये इसी के कारण है दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। टाइलिन ही वह एंजाइम है जो मुख में भोजन को मीठा करने के लिए जिम्मेदार है। तो आप याद रखिएगा, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। और अब देखिए एक माल्टेज भी होता है जो माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। एक एंजाइम माल्टेज मुख में 4 से 5% पाचन हो जाता है दोस्तों। तो किसके कारण हो जाता है? टाइलिन और माल्टेज। और पाचन का मतलब मैंने आपको समझाया था कि पाचन का मतलब ही है भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। तो चबाना भी एक पाचन का रीजन है, आप चबाएंगे तब भी थोड़ा सा पाचन हो जाता है। तो इस प्रकार से मुख में 4 से 5% पाचन हो जाता है, जो आपके पेपर में पूछा जा चुका है। तो अब आपको याद भी हो चुका होगा, क्योंकि मैंने 2-3 बार बता दिया है आपको। और मेरा बार बार बोलने का यही उद्देश्य होता है कि आपको वीडियो देखते देखते ही याद हो जाए, क्योंकि आप जब नोट्स बनाने बैठेंगे तो उसमें टाइम लगेगा, फिर बाद में उसका रिवीजन करेंगे। तो इसके बजाय क्या है, आप 1 से 2 बार वीडियो देख लीजिए और उसको याद कर लीजिए देखते देखते ही, तभी काम का है दोस्तों। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको बोर नहीं लगता है, आपको नींद नहीं आती है, क्योंकि आप मोबाइल को देखते रहते हैं तो आपको नींद नहीं आती है, जबकि पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है। तो यह भी हमको फ़ायदा है। तो इन 2 एंजाइमों का नाम याद रखिएगा, टाइलिन और माल्टेज के कारण हो जाता है 4 से 5% पाचन। तीसरे नंबर का एंजाइम है लाइसोजाइम। और ये हमारे शरीर का पहला योद्धा है दोस्तों, जो भोजन में हमारी रक्षा करता है बैक्टीरिया से, और इसीलिए इसको बोला जाता है एंटी बैक्टीरियल एंजाइम। एंटी मतलब खिलाफ है, किसके? बैक्टीरिया के। अगर कोई सूक्ष्म जीव, अवांछित जीव जो हमको परेशान कर सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, अगर भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करता है, तो सबसे पहले लाइसोजाइम वह योद्धा है जो उनको परास्त करके वहीं गोली मार देता है या उसका किल कर देता है। तो ये हमारे शरीर का पहला एवेंजर है दोस्तों, पहला योद्धा है जो हमारे शरीर का और हमारे पाचन तंत्र का बैक्टीरिया से, सूक्ष्म जीवों से रक्षा करता है। इसका कार्य भी आगे देख लीजिए, बैक्टीरिया सूक्ष्म जीवों को मारने का कार्य करता है। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी दोस्तों, और हैरानी भी कैसी, हमारा शरीर बना ही हुआ है बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से। लाइसोजाइम हमारे शरीर के पाचन तंत्र के हर भाग में एक योद्धा खड़ा है जो हमारे शरीर की बैक्टीरिया से, सूक्ष्म जीवों से रक्षा करता है। और इसीलिए देखिए होता क्या है, जैसे ही हम लोग बाहर का भोजन करते हैं, मतलब जैसे मम्मी पापा अक्सर क्या है, बाहर खाने से रोकते हैं। क्यों रोकते हैं? क्योंकि बाहर के खाने में कोई मक्खी बैठ गई या धूल से कुछ जीवाणु आकर बैठ जाते हैं, और कुछ सूक्ष्म जीव जो आप पर अटैक कर सकते हैं, वो आपके भोजन में बिल्कुल बैठ के आपका इंतज़ार करते रहते हैं कि कब खाएं और कब हम इनको परेशान करें। और आपको लगता है कि हमको मम्मी पापा तो फालतू में बोलते रहते हैं, हम तो कई बार रोड का समोसा खा चुके हैं। लेकिन और अक्सर बच्चे अपने आप को शेर समझने लगते हैं। तो शेर वो बच्चे नहीं है दोस्तों, शेर ये लाइसोजाइम हैं जो उस भोजन में, बाहर के भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को, सूक्ष्म जीवों को आपके मुख में ही किल कर देता है।
कुछ बैक्टीरिया क्या है, टैलेंटेड होते हैं, वो बचकर आपके पेट में चले जाते हैं। तो वहाँ भी एक आपका रक्षक खड़ा हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इतना ज़्यादा पावरफुल दोस्तों कि अगर त्वचा में गिरे तो त्वचा जल जाए। इतना पावरफुल एंजाइम आप जो अम्ल है, एसिड है, वो आपके पेट में आपकी रक्षा के लिए उत्पन्न होता है। तो यहाँ भी प्रश्न पूछा जाता है कि पेट में कौन सा अम्ल बनता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl। तो ये एसिड जो है, अगर कोई बैक्टीरिया आपके मुख से बचकर चला जाता है लाइसोजाइम से, अगर कोई सूक्ष्म जीव लाइसोजाइम से बचकर आपके अमाशय में चला जाता है, तो उस बैक्टीरिया को वहीं पर HCl समाप्त कर देता है। तो इस प्रकार से और आगे अगर बच जाए तो आगे आपको पित्त रस मिलेगा, वो आगे काम तमाम कर देगा, बैक्टीरिया की बची खुची आत्मा वो निकाल देगा। तो इस प्रकार से हर भाग में हमारे शरीर के योद्धा खड़े हैं जो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। और लाइसोजाइम पहला योद्धा है आपके शरीर में, जो लार में उपस्थित एक एंजाइम है और बैक्टीरिया सूक्ष्म जीवों को मुख में ही मार देता है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ना दोस्तों। हमारे शरीर के हर भाग में ऐसे ही योद्धा खड़े हैं जो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। तो कभी भी जैसे बाहर का खाना खाते हैं तो यही लोग हमको बचाते हैं। और हमारे मम्मी पापा बिल्कुल सही बोलते हैं कि बाहर का खाना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि कभी कभी क्या है, HCl भी नहीं मार पाता और लाइसोजाइम भी नहीं मार पाता है, क्योंकि धोखेबाज भी तो होते हैं बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीव। वायरस को तो आप जानते ही हैं कितना धोखेबाज होता है। तो इसीलिए बोला जाता है दोस्तों कि बाहर का खाना थोड़ा सा कम खाएं या उसका परहेज करें। और एक अच्छी बात आपको बताता हूँ, देखिए नीचे लिखा हुआ है कि लार में तो पाया जाता है, आंसू और पसीने में भी होता है लाइसोजाइम। अब ये आंसू में क्या कर रहा है दोस्तों लाइसोजाइम, पूछा जाता है आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, आप बताएंगे लाइसोजाइम। पसीने में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लाइसोजाइम। अब तो आप बड़े होशियार हो गए दोस्तों। अब आपसे अगर पूछे लार में कौन सा एंटीबैक्टीरियल एंजाइम पाया जाता है, तो आप बताएंगे लाइसोजाइम। क्या बताएंगे, लाइसोजाइम। और ये वीडियो देखते देखते आपको बिल्कुल याद हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और मैंने आपसे पूछा ना कि आंसू में एंजाइम क्या कर रहा है, तो आप देखते होंगे दोस्तों कि छोटे मोटे कीड़े मकोड़े अक्सर आँखों में चले जाते हैं और जब निकलते हैं तो मृत निकलते हैं। तो आँखों की रक्षा करने के लिए लाइसोजाइम जो है हमारे आँखों में होता है। जैसे ही कोई जीवाणु और सूक्ष्म जीव अंदर जाते हैं तो आंसू निकल जाता है, और वो आंसू और उस आंसू में लाइसोजाइम होता है और तुरंत उसका खात्मा लाइसोजाइम कर देता है ताकि हमारे आँखें सुरक्षित रह सकें। तो देख रहे हैं दोस्तों लाइसोजाइम कितना महत्वपूर्ण है। और अगर किसी के पसीने में लाइसोजाइम की जब कमी हो जाती है तो वह बहुत महकने लगता है दोस्तों, बड़ी परेशानी हो जाती है बेचारे को। तो यही जो लाइसोजाइम है, पसीने की जो बदबू है उसको बिल्कुल कम करने का प्रयास करता है, क्योंकि जीवाणुओं को मारता है और जीवाणुओं के कारण ही बदबू आती है। तो लाइसोजाइम उनको मारकर बिल्कुल ही समाप्त कर देता है ताकि बदबू कम आए। तो देख रहे हैं दोस्तों पसीने में भी लाइसोजाइम। और आज का वीडियो दोस्तों कैसा लगा कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और जैसा भी लगता है नाइस लगता है तो नाइस बताइए, कुछ समस्या हो रही है तो बताइए। और जो हमारे नए व्यूवर्स हैं जो पहली बार हमारे चैनल में देख रहे हैं हमारा वीडियो, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहें। और दोस्तों लाइक करिएगा और फेसबुक व्हाट्सएप आदि में
शेयर कर दीजिएगा ताकि चैनल की प्रोग्रेस होती रहे। धन्यवाद।